नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राहुल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मोनी चौधरी, वंशिज कहोल, राहुल जी, विपिन अत्री जी नमस्ते, श्याम कुमार जी, नर्मदा जी, भूप सिंह जी नमस्ते, आदि सोनी नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? कुमारी सोनू नमस्ते जी, राजेश गंगोत्रा जी नमस्कार, निहाल ठाकुर जी नमस्ते, मोनिल चौधरी जी थैंक यू वेरी मच, पुनीत शर्मा जी, विपिन अत्री जी, सुबेश ठाकुर जी, कौलदास जी नमस्ते, आपका प्यारा सा फूल हमें स्वीकार है जी। देशराज जी, तारा हरीश ठाकुर जी, सुबेश जी, सुनील पटियाल जी थैंक यू वेरी मच, इरेन जगार, वंशिज कोहल, आर एन शर्मा, पंकज राजपूत, सबका स्वागत है जी। और कुछ लोगों के संजू शर्मा, कुछ लोगों के कमेंट्स रुक जा रहे हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है कई बार। सुनील जी, राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया। 817 वाले मुखर हैं पंकज राजपूत जी, रीना डोगरा जी, अघोरी भी जुड़ गए हमारे साथ, चौधरी संजीव जी, हितेंद्र पाल जी, बड़े अमित हीर जी, चंद्रवेश जी, दीपराम शर्मा जी, रविंद्र कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। देशराज कपूर जी, आपका भी शुक्रिया। आज की जो मुख्य खबरें हैं उनमें एक तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि राम रहीम, गुरमीत राम रहीम को जो है पेरोल पे, फरलो पे छोड़ दिया गया है। 21 दिन के फरलो पे वो आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा संयुक्त कर्मचारी महासंघ जो है उसने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अब उसकी संख्या जो बढ़कर है, उसकी जो ताकत है बढ़कर, वो 41 महासंघ उसमें शामिल हो गए। पहले ये 15 हुए, फिर 25 हुए, फिर 26 हुए, फिर 35 हुए, और अब ये 41 महासंघ इस संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आ गए हैं। और आज इनकी एक मीटिंग हुई शिमला में, उसमें क्या क्या रहा है इसकी चर्चा देंगे। उधर ठेकेदारों ने काम छोड़ दिया है और डॉक्टर छोड़ने ही वाले हैं। क्या पूरा मामला, इसको भी बताएंगे। ठेकेदारों का मामला आपको यह ध्यान में होगा, लेकिन डॉक्टरों का मामला आपको बताएंगे। एनएचएम भी मुखर है, उन्होंने भी जो है सरकार से 2 टूक मांग की है। क्या वो मांग है उसकी भी चर्चा करेंगे। कल मजदूर संघ की जेसीसी की बैठक होगी, कर्मचारियों की हुई थी, और उसके बाद ये सारी चीजें जो है मुखर हैं वेतन विसंगतियों को लेकर। अब जो है मजदूर संघ की अलग से जेसीसी सरकार के साथ कल 11 बजे होनी है। इसमें भी 32 सूत्रीय कार्यक्रम इनके हैं, अलग अलग चीज उस पर उसकी चर्चा करेंगे। पंजाब के कार्यकारी मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीएम फेस चरणजीत सिंह चन्नी लगातार हिमाचल प्रदेश के मंदिरों के और दूसरे धार्मिक स्थलों के दौरे कर रहे हैं। सीएम फेस लाने जाने से पहले वो लगातार एक महीने में 3 से 4 बार बगलामुखी शक्तिपीठ आए। आज सुबह सुबह सीएम लाने जाने के बाद जो है आज सुबह सुबह वो नैना देवी पहुंचे। इसके बाद उन्होंने जो है उसके बाद उन्होंने ऊना का रुख किया, और ऊना में जो है वो उन्होंने 2 जगह पे जो है शीश नवाया। एक तो बाबा बाल के आश्रम में, और एक जो है श्री गुरु नानक देव जी के जो वंशज हैं उनके आश्रम में जी। इसके अलावा जो है उनके ऊपर कुछ तंज भी आया है, तंज भी आया है। और ये जो तंज है मुख्यमंत्री ने किया है, क्या तंज उन्होंने किया, क्या नहीं किया है, ये भी आपको बताएंगे। आनंदपुर साहिब का भी उन्होंने दौरा किया आज, वहां भी श्री आनंदपुर साहिब जो गुरुद्वारा है वहां भी उन्होंने शीश नवाया। तो आज अगर कोविड की बात करें तो 10 साल के बच्चे के समेत जो है आज 7 लोगों की मौत हुई है और 714 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए। सबसे पहले मैं आपको कोविड की डिटेल देता हूं, उसके बाद कर्मचारियों के तमाम मुद्दों की डिस्कस करेंगे। और कुछ जीओआईटी 817 वालों के दिमाग में है मेरे, मैं उसको भी चर्चा करूंगा जी। आप लगे रहिए आप जुड़ते हैं तो हमारा भी हौसला जो है बढ़ता है। बिलासपुर में आज 46 मरीज आए हैं जी, इसमें से 10 जो हैं वो सदर ब्लॉक में पॉजिटिव आए हैं, 10 मारकंड में, 4 नैना देवी वाले में, घुमारवी ब्लॉक से 15 पॉजिटिव आए हैं, 6 झुड़ूता ब्लॉक से, और एक जो है एनआर हॉस्पिटल चांदपुर से आया है। ये जो है 46 बिलासपुर के हैं। 57 केसेज आ जाए हैं चंबा में, और इनमें से जो ज्यादातर जो है वो शहर के 15 केसेज हैं, शहर और मेडिकल कॉलेज के 15 केसेज हैं। उसके बाद हिमगिरी, हटनाला, सलूनी, डलहौजी, हियाड़, जसौड़गढ़, सुंडला, समलेऊ, भरमौर, चुवाड़ी, कियानी, पुखरी और समोट के जो है मैक्सिमम मामले इसमें हैं। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में आज 10 केस आए हैं, नगर ब्लॉक में इसमें से 3 हैं, जरी ब्लॉक के 4 हैं, एक केस जो है आनी, निरमंड और आनी और निरमंड ब्लॉक का है, और एक व्यक्ति मंडी डिस्ट्रिक्ट का जो है उसको भी कुल्लू में पॉजिटिव पाया गया। कुल मिला के 10 केसेज वहां पे आए हैं। बात अगर
कांगड़ा की करें तो कांगड़ा में आज कुल मिला के जो है 167 केसेज आए हैं, और इसमें जो है एक धर्मशाला में 14 केसेज आए हैं, कांगड़ा में 20 केसेज आए हैं, पालमपुर से 18 केसेज हैं, फतेहपुर से 9 केसेज हैं, ज्वाली वाले एरिया से 11 केसेज हैं, नूरपुर से 10 केसेज हैं, शाहपुर से 7 केसेज हैं, और डिघियाड़ी से 5 केस हैं, बरोड से 4 हैं, डढम्ब से और जरोट से भी 4 केस हैं, पठियार से 6 केस हैं, जयसिंहपुर लंबा गांव वाले एरिया से भी 6 केसेज हैं। तो कुल मिला के 167 केसेज जो हैं आए हैं। हमीरपुर की अगर बात करें तो हमीरपुर में आज कुल मिला के 80 लोग पॉजिटिव आए हैं, और इनमें से जो मेन केसेज आए हैं, जो मेरे पास 71 का जो ब्रेकअप है, उसमें से टोनी देवी हेल्थ ब्लॉक से, CHC टोनी देवी से, CH टोनी देवी से 11 जी, CH बड़सर से 15 पॉजिटिव आए हैं, भोरन ब्लॉक से 9 पॉजिटिव आए हैं, नदौन ब्लॉक से 3, सुजानपुर ब्लॉक से 9, गलोड ब्लॉक से 3, 21 जो है वो सदर का जो हमीरपुर का ब्लॉक है, डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में जो सैंपलिंग होती है उसमें से, और कुल मिला के ये 80 केसेज आए हैं। 71 की डिटेल मैंने आपको दी है। सोलन की बात करें तो सोलन में आज हमारे पास जो केसेज आए हैं वो आए हैं 49, और इन 49 केसेज में जो है 18 RT-PCR पे हैं, 31 जो है वो रैट पे हैं, 4 केस शहर के हैं, 4 ही नालागढ़ ब्लॉक के हैं, 31 केस जो हैं वो धर्मपुर ब्लॉक के हैं। इसके अलावा सारी ब्लॉक से आज कोई केस दर्ज नहीं है, 6 केस अर्की ब्लॉक से हैं, और 4 केस जो हैं वो अदर में हैं। कुल मिला के सोलन में आज 49 के लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। बात अगर मंडी की करें तो मंडी में 119 केसेज जो हैं वो आज पॉजिटिव आए हैं। इसमें महोग, करसोग, मढ़ी, गोपालपुर, सुंदरनगर, मंडी शहर और कोटली, बल, चौतड़ा और जोगिंदरनगर के केसेस ज्यादा हैं, और मंडी शहर के जो केसेस हैं वो एक हॉस्पिटल रोड से है, एक जेल रोड से, एक पड्डल से, और एक जो है सेन मोहल्ला का केस है। ये इनके इसके अलावा बाकी जो है सदर ब्लॉक के केसेस हैं, शहर के जो मैंने बताया आपको। उसके किन्नौर की बात करें तो 5 नए मामले वहां पे भी आए हैं किन्नौर में, और ये जो मामले हैं इनमें एक रिकांगपियो का, एक ग्रागे का, एक भावानगर का, एक चगांव का, और एक जो है युवारंगी गांव से है। शिमला में आज कुल मिला के 118 केसेज आए, जिसमें से 111 की डिटेल हमारे पास है। जो बड़ा 2-2, 3-3 केसेज अब रह गए हैं वहां पे सबर्ब्स में, भट्टा कुपर, टूटू, समर हिल 2-2 है, कलिनी से 4 हैं, ढली से 2, मशोबरा से 3, मटियाना से 3, सुन्नी से 5, रोहड़ू से 10, कुमारसेन से 12, ननखड़ी से 2, मेरवा से 18, रामपुर से 11, टिक्कर से 7, कोटखाई से 10, खनेरी से 5, डीडीयू से 5, IGMC से 5, सिरमौर, बिलासपुर, कांगड़ा और पंचकूला के रहने वाले एक व्यक्ति को भी यहाँ पॉजिटिव पाया गया। कुल मिला के ये 111 की डिटेल मैंने आपको दी। केसेस शिमला में जो है 118 आए हैं, और सिरमौर में 38 केसेज हैं, जिसमें से 20 केसेज जो हैं वो पौंटा साहिब वाले सब डिवीजन के हैं, और बाकी केसेज जो हैं उसमें से 10 केस नाहर सब डिवीजन के, और 8 जो केसेज हैं वो दाहू, रेणुका और पछाद वाले एरिया से आए हैं। डेथ आज हमारे पास जो है वो कुल मिला के जो है आज 7 डेथ हुई हैं, जिसका मैं आपको डिटेल देना चाहूंगा। और इसमें जो है चिंता वाला जो विषय है हमारा डेथ को लेकर ही है, लगातार जो हम आपसे चर्चा भी कर रहे थे कि डेथ जो है वो ज्यादा है, एवरेज उनका 6 से ऊपर है डेली का। और आज जो है जो 7 डेथ हुई हैं उसमें एक बहुत ही मासूम डेथ हुई है, 10 साल के एक बच्चे की शिमला में कुल मिला के आज 3 डेथ्स हुई हैं जी, और उसमें से जो है एक जो है वो 10 साल का बच्चा है। कांगड़ा में जो है 22 साल की मेल की डेथ हुई आज, ये भी यंग डेथ है। इसके अलावा एक डेथ सोलन में, एक मंडी में और एक बिलासपुर में। ये सारे बाकी लोग जो है वो 60 प्लस के हैं, लेकिन 2 डेथ जो है एक 10 साल के बच्चे की शिमला में और 22 साल के यंग लड़के की डेथ जो है वो कांगड़ा में। ये चिंता का विषय। पिछले कल भी कांगड़ा में एक 22 साल की डेथ हुई थी, और ये लगातार जो है परेशानी बनी हुई है। कुल मिला के जो है 4033 जो है वो नंबर हो गया है टोटल डेथ्स का हिमाचल प्रदेश में। और बात अगर हम करें सैंपल की, तो आज फिर से सैंपल कम है, सैंपलिंग लगातार कम है, और उसकी वजह से हमको लग रहा है कि जो मामले हैं वो भी कम हैं। तो 7414 ही सैंपल आज हुए हैं। कुल मिला के अब प्रदेश में इस समय 5431, 6000 से नीचे आ गया है, एक्टिव केसेस रह गए हैं। इसमें से इस समय जो एक्टिव केसेस बिलासपुर में 423 हैं, चंबा में 311 है, हमीरपुर में 601 है, कांगड़ा में अभी भी 1000 से ऊपर 1186 एक्टिव केसेज हैं, किन्नौर में 104 हैं, कुल्लू में 180 हैं, लाहौल स्पीति में 36 हैं, मंडी में 687 हैं, शिमला में 544 हैं, सिरमौर में 347 हैं, सोलन में 559 है, और ऊना में भी अभी 453 केस जो है एक्टिव
पड़े हुए हैं। कुल मिला के आज 714 नए केसेस आए, 1554 जो है वो रिकवर हुए हैं, जिसमें से 96 बिलासपुर में रिकवर हुए हैं, 86 चंबा में, 156 जो है हमीरपुर में रिकवर हुए, 371 कांगड़ा में रिकवर हुए, 2 की रिकवरी किन्नौर की है, 63 कुल्लू में, 9 लाहौल स्पीति में, 192 मंडी में, 235 शिमला में, 85 सिरमौर में, 167 रिकवर हुए हैं सोलन में और 92 रिकवर हुए हैं ऊना में। तो ये तो कोविड का हाल था जी। अब हम बाकी खबरों का रुख करेंगे और बाकी खबरों में सबसे पहले लेंगे खबर डेरा सच्चा सौदा सिरसा वाले जो गुरमीत राम रहीम है उनकी। उन्हें आज जो है 21 दिन की फरलो पे घर भेज दिया गया, या यूं कह लीजिए कि उनके डेरे भेज दिया गया। ये दूसरी बार उनको इस तरह का फरलो लीव है, जिसको पेरोल भी कहते हैं, वो मिली है। और ये हरियाणा की रोहतक की जो सुनारिया जेल है वहां पे बंद है और इन पे जो है हत्या और दुष्कर्म के मामले चले हुए हैं, उसके तहत ये सजा भुगत रहे हैं। और आज जो है ये पेरोल पे, ये फरलो जिसको कहते हैं, उस पे जो है एक बार फिर से बाहर निकले हैं जेल से। और इसको लेकर काफी हलचल है, क्योंकि ये इसको कनेक्ट करके देखा जा रहा है पंजाब के चुनावों के साथ। हालांकि हरियाणा के सीएम खट्टर ने कहा है कि इसका कोई चुनावी कनेक्शन नहीं है और उन्होंने कहा है कि फरलो का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। ये संयोग भरा है कि इसकी जानकारी सभी के पास है। कोई भी कैदी जेल में 3 साल पूरे होने के बाद इसके लिए आवेदन कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है रोल देखता है कि इससे कोई कानून व्यवस्था तो प्रभावित नहीं हो रही और उसके बाद जो ये फैसला लिया जाता है। तो पहले भी कोर्ट के बहुत से फैसले जो है इस तरह के आ चुके हैं। उनका कहना 2 दिन पहले ही हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा था कि फरलो या पैरोल लेना जो है हर कैदी का अधिकार है। और इसके बाद राम रहीम को 21 दिन की फरलो जो है वो मिल गई थी। आज सुबह ही उनको डेरे से कुछ बहाना आए और वो उनको ले गए। 8 महीने में दूसरी बार जो है उनको ये पेरोल या फरलो मिला है। इससे पहले उनको जो 21 मई 2021 को जो 12 घंटे की पेरोल मिली थी, जब उनकी मां की तबीयत खराब थी, तो जो है उस पे आए थे वो। और उन्होंने हालांकि उस समय जो है 21 दिन की इमरजेंसी की मांग करी थी, लेकिन सिर्फ 12 घंटे की पेरोल मिली थी। 25 अगस्त 2017 से वो डेरा प्रमुख जो है वो जेल में है। लेकिन दूसरी जो जिस कनेक्शन को डिनाई किया जा रहा है, उस कनेक्शन को डिनाई नहीं किया जा सकता। पंजाब की जो 117 सीटें हैं, उनमें से जो 69 मालवा बेल्ट वाली है, वहां पे इस डेरे का सीधा सीधा प्रभाव है। हालांकि दोआबा और माझा में भी डेरे के अनुयायी हैं और यही वजह है कि वहां डेरों की सियासत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर डेरों की ही सियासत की बात करें तो इस चीज को तमाम दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो भी बखूबी समझते हैं। और यही वजह है कि डेरों की सियासत का ही दूसरा रूप जो है आज हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला, जब डेजिग्नेटेड चीफ मिनिस्टर पंजाब के, जो इस पर कार्यवाहक चीफ मिनिस्टर भी हैं पंजाब के, चन्नी, जो कांग्रेस की ओर से जो है सीएम फेस डेजिग्नेटेड हैं। अब अगर कांग्रेस जीतती है तो वो सीएम होंगे। तो जो सीएम फेस कांग्रेस ने घोषित किए हैं वो पहले लगातार बगलामुखी आ रहे थे। आज सुबह सुबह वो नैना देवी पहुंचे, उसके बाद वो आनंदपुर साहब गए और वहां श्री आनंदपुर साहब के गुरु घर में माथा टेका। उसके बाद वो ऊना आए, ऊना में बाबा बाल के आश्रम में जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया और उसके बाद श्री गुरु नानक देव जी के वंशज जो ऊना में रहते हैं उनके घर जाके भी उन्होंने आशीर्वाद लिया। तो एक लंबी कवायद चली हुई है और इसको लेकर जो है उधर शिमला में जब मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो जितना मर्जी धर्म कर्म कर लें। जयराम ठाकुर ने तंज कसा कि चन्नी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही है। सरकार किसकी आएगी किसकी नहीं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ की जो सरकार है, जयराम ठाकुर की सरकार, वो कई चीजों से अब जो है लगातार घिरती जा रही, कई समस्याओं से घिरती जा रही है। खासतौर से राज्य के कुछ कर्मचारी संघ या महासंघ जो मर्जी कह लें, कई कई सेक्शंस हैं इनके, लेकिन एक सेक्शन अब बहुत बड़ा हो गया है और उसमें कुल मिला के 41 कर्मचारियों के महासंघ आ गए हैं। इसको नाम दिया गया संयुक्त कर्मचारी महासंघ। इनकी जो है आज एक बैठक हुई और उस बैठक में जो वेतन विसंगतियों को लेकर इन्होंने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों के अनुरूप वेतन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो सभी कर्मचारी 20 फरवरी से मंडी जिला से, जो मुख्यमंत्री का अपना जिला है, वहां से आंदोलन की शुरुआत करेंगे, जिसे चलो शिमला अभियान दिया गया है। और फिर विधानसभा का घेराव किया जाएगा अगर वेतन विसंगतियां ठीक नहीं हुई तो। हालांकि ये माना जा रहा है कि उससे पहले कोई इस तरह का ऑप्शन सरकार देगी। सरकार ने 25 जनवरी की अपने जो भाषण था मुख्यमंत्री का, उसमें कह दिया था कि हम लोग तीसरा ऑप्शन देंगे, लेकिन पेंच यहां फंसा हुआ है कि तीसरा ऑप्शन क्या देंगे, क्योंकि जो पंजाब का 15% वाला तीसरा ऑप्शन है उसको लेकर भी यहाँ पे कई इफ्स एंड बट्स हैं। उन्हीं इफ्स एंड बट्स के जो बिहाफ पे जो है कर्मचारियों का जो संगठन, ये जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, संयुक्त कर्मचारी महासंघ, जिसके अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान हैं, उन्होंने जो है कई बार ये मांग करी थी और आज जो है एक बकायदा जो है इसकी संयुक्त कर्मचारी महासंघ के राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है शिमला में। और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान को एक नोटिस पिछले दिनों सर्व किया गया था उनके डिपार्टमेंट के द्वारा कि
दो, वन निगम से एक, अग्निशमन दमकल विभाग से एक, आयुर्वेद से एक, जल शक्ति विभाग से तीन, बागवानी विभाग से एक, लेखन मुद्रण विभाग से एक, निर्वाचन विभाग से एक, औद्योगिक विभाग से एक, निर्वाचन विभाग से एक, सर्व चतुर्थ श्रेणी विभाग से एक, सर्वलिपिक राज्य महासंघ से एक संगठन ने भाग लिया। कुल मिलाकर उन्होंने दावा किया कि उनके पास अब 41 कर्मचारी महासंघों का समर्थन है। और उन्होंने जो है कहा कि एक तो उन्होंने अपने मामले में अब जो पुलिस कर्मचारियों का जो पे बैंड वाला मामला है उसको भी जो उसको उन्होंने शामिल कर लिया। मुख्य जो इनकी मांग है वो कहते हैं कि 15 दिन का नोटिस हमने दे रखा है सरकार को कि वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। अगर उसमें दूर नहीं होती है तो फिर हम शिमला चलो अभियान चलाएंगे, सरकार का घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। वो क्या चाहते हैं बेसिकली, वो चाहते हैं कि कर्मचारियों की जो संशोधित पे है उसमें जो है 1/10/2012 के तहत जो 2 साल की शर्त है उसको हटा दिया जाए और इनिशियल स्टार्ट से वेतनमान की गणना करने और 4/9/14 के टाइम स्केल की गणना जो पंजाब की तर्ज पर 1/1/2022 तक करके उसके उपरांत जो है 15% का विकल्प जो है बहाल किया जाए, या फिर पंजाब या केंद्र की तर्ज पर भत्तों में वृद्धि जो है वो की जाए। तो ये इनके मुख्य बिंदु हैं। ये इनका कहना है कि जो अभी जो 15% दिया जाएगा उसमें भी कोई लाभ नहीं होगा, तो उसमें भी ये चाह रहे हैं कि मेन जो है इसमें ये जो 1/10/2012 वाला जो 2 साल का राइडर लगा हुआ है और इनिशियल स्टार्ट जो है इसकी बहाली चाहते हैं और राइडर को जो है ये वापस करवाना चाहते हैं। ये इनका मांग है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के साथ हुए सौतेले व्यवहार और 5 साल के पे बैंड को भी गलत पे बैंड जो है उस मामले को भी गलत ढंग से जो है सुलझाया गया है। उसमें भी आधे लोगों को फायदा हो रहा है और आधे लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए जो है अब ये लोग जो है इन्होंने साफ कर दिया कि हमारा संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक तमाम कर्मचारियों को, चाहे वो पुलिस वाले हों चाहे दूसरे, उन्होंने कहा कि हम पुलिस वालों को भी लग नहीं रख रहे, जबकि उनको पहले वाली जस्टिस ने छोड़ दिया है। उनका आरोप है, हालांकि उसमें भी उनका मसला था लेकिन वो एड्रेस नहीं हो पाया था। लेकिन जो एड्रेस भी हुआ पुलिस वालों का उसमें पुलिस वाले भी खुश नहीं है, वो उनको भी लगता है कि आधा अधूरा है। तो इन सारी चीजों को लेकर, सारी विसंगतियों को लेकर जो है अब संयुक्त कर्मचारी महासंघ जो है वो रिकवर जो है अब एक तरह से जो है वो फ्रंट फुट पे आ गया है और उन्होंने जो है सीधे सीधे जो है सरकार के साथ घोषणा कर दिया कि वो सीधे जो है सरकार से टक्कर लेंगे और अगर उनकी मांगे नहीं मानेगी, विसंगतियां दूर नहीं हुई तो ठीक 20 तारीख को जो है वो मंडी से शिमला चलो अभियान चलाएंगे फरवरी से और फिर विधानसभा का घेराव करेंगे और आगे की रणनीति जो वो बाद में बनेगी। उधर आज ठेकेदारों ने, जितने भी सरकारी ठेकेदार हैं, उन्होंने राज्य में जो काम चल रहे हैं वो ठप कर दिया और उन्होंने शिमला में और जहां जहां उनकी यूनिट्स हैं वहां उन्होंने प्रदर्शन किए और ये मुख्य रूप से जो है सरलीकरण चाह रहे हैं जो माइनिंग के रूल्स हैं उसका। और इनका ये कहना है कि उनका जीएसटी का रिम्बर्समेंट नहीं हुआ है और लंबे समय से जो है उनकी पेमेंट्स जो है अलग अलग विभागों में फंसी, जिस चीज भी सरकारी विभाग में करते हैं। इसलिए जो है अब ये तब तक काम नहीं करेंगे जब तक इनकी पेमेंट्स नहीं रिलीज होती, इनकी जीएसटी वाला जो वापस इनको आना है, रिफंड आना है वो नहीं आता, प्रतिपूर्ति नहीं आती वो, और अगर माइनिंग के नियमों को सरलीकरण नहीं किया जाता। हालांकि मुख्यमंत्री से जब इस मामले में पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ टेक्निकल मामला है माइनिंग को लेकर और उसमें कोर्ट के ऑर्डर है और उसमें जो है सरकार परेशानी में है, सरकार भी विवश है, इसलिए सरकार बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज ठेकेदारों ने काम छोड़ा और परसों से डॉक्टर काम छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आज 72 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दे दिया है। प्रदेश के अगर मेडिकल ऑफिसर्स की बात करें तो उनके संघ की संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक आज फिर से वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई और सरकार को जहां जहां इनके संघ के लोग हैं वहां जो है अपने हाई एप्स के माध्यम से एक नोटिस दे दिया गया है हड़ताल का कि वो 3 दिन के बाद जो है यानी वीरवार से 10 फरवरी से 9:30 से 11:30 बजे तक कोई काम नहीं करेंगे, पेन डाउन करेंगे और उस पेन डाउन हड़ताल के दौरान अपनी अपनी जगह पर गेट मीटिंग और अपनी मांगों के बैनर जनता को और अपने क्षेत्र के मीडिया को जो है वो सौंपेंगे और अवगत कराएंगे। ये इसका मतलब ये हुआ कि 10 फरवरी से जो हॉस्पिटल्स में मरीजों को देखने का काम है वो 11:30 के बाद शुरू होगा और जाहिर है कि 2 घंटे ये बहुत कीमती हैं और इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये लोग भी जो है वेतन विसंगतियों को लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा कि पूरा हफ्ता भर ये चलेगा और उसके बाद भी अगर नहीं माने तो 17 फरवरी के बाद जो है अपने आंदोलन को इंटेंसिफाई जो है वो कर दिया जाएगा और उसमें जो संपूर्ण हड़ताल की जाएगी और उसमें सभी तरह के जो लोग हैं वो डॉक्टर्स हैं वो मौजूद रहेंगे, चाहे वो पढ़ा रहे हैं, चाहे वो एज डॉक्टर सर्विस कर रहे हैं या दूसरी जगहों पे जो है, चाहे वेटनरी ऑफिसर संघ है या
आयुष वाले हैं, डॉक्टर हैं, तमाम डॉक्टर जो हैं वो करेंगे। इनके साथ जो है वेटनरी ऑफिसर संघ के डॉक्टर मधु गुप्ता भी आज जो है जुड़े थे इनकी बैठक में। डेंटल मेडिकल ऑफिसर संघ भी जुड़ा था इनके साथ, डॉक्टर अरुण राणा जुड़े थे। और हिमाचल प्रदेश मेडिकल अफसर संघ की तरफ से जो है उपाध्यक्ष डॉक्टर चांदनी राठौर, संयुक्त सचिव दुष्यंत ठाकुर, ये सब लोग जो है जुड़े थे। और उन्होंने कहा कि सभी डिपार्टमेंट्स में काम करें डॉक्टर, चाहे वो हेल्थ में है, चाहे वो वेटनरी में है, चाहे वो डेंटल में है, चाहे वो जो है वो मेडिकल एजुकेशन में, ये सारे लोग जो है 2 घंटे की पेन डाउन करेंगे। तो अगर ये पेन डाउन जो है 2 दिन भी चलती है तो आप समझ सकते हैं कि कोविड के इस टाइम में कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। हालांकि आज एक दिक्कत जो है लोगों की दूर करने की सरकार ने जो है कोशिश करी है कि जो सामान्य ऑपरेशन हैं जो रुक गए थे कोविड की वजह से, जिसमें ये लग गया था कि सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशन ही होंगे, तो अब सामान्य ऑपरेशन को भी जो है बहाल कर दिया गया आज से। आज कितने हुए कितने नहीं इसका डाटा तो नहीं मिल पाया, लेकिन लोगों को अब डेट्स मिलनी शुरू हो गई हैं और उनके जो ऑपरेशन है उसको जो है तमाम जिला अस्पतालों में, रीजनल हॉस्पिटल में या दूसरे हॉस्पिटल्स में जो है जहां जहां ये ऑपरेशन संभव है और होते रहे हैं वहां वहां जो इनको रिज्यूम करने की बात कर दी गई है। तो ये डॉक्टर्स की बात थी। और अब एनएचएम की बात भी कर लेते हैं। एनएचएम वाले भी मुखर हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि जो उनके साथ 3 तारीख को बात हुई थी, उनके एक दिन का जो काम छोड़ो वाला मामला था उस दिन, उसके बाद जो है जो जो तय हुआ था उसको जल्दी किया जाए। तो उसमें तय क्या हुआ था, एक तो ये हुआ था कि सरकार ने कहा था, हेल्थ मिनिस्टर ने भी कहा था कि उनके लिए स्थायी नीति बनाने की कोशिश करेंगे, 3 महीने के भीतर जो है नीति बनाएंगे। हालांकि उसके बाद जो है स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान आया जिसने सारे के मामले में जो है खटास थोड़ी सी पैदा कर दी और संशय पैदा कर दिया, जिससे कर्मचारियों में, एनएचएम वालों में गुस्सा है। लेकिन ये चाहते हैं कि जो कमेटी बनाने की बात हुई थी और ये 5 या 6 मेंबर्स में होने थे, उसको जो है इसी हफ्ते बना दिया जाए ताकि आगे की चीजें जो है वो जो है स्मूथली बढ़ सकें और उस पर आगे काम हो सके। क्योंकि 3 महीने के भीतर अगर कोई नीति बनानी है तो ऐसा नहीं है कि तीसरे महीने में बनेगी, जिस दिन 3 महीने पूरे हुए 1 दिन में बन जाएगी। इसके लिए लंबा काम करना पड़ेगा। एनएचएम संघ के जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, क्या क्या चीजें हैं कहाँ नहीं है, इन सारी चीजों को जो है सेटल तभी हो पाएंगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दिक्कत यह है कि इन्होंने भी कह दिया कि हम लोग भी जो है वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए जो है एक तरह से मजबूर हो जाएंगे और उसके लिए फिर सरकार ही जिम्मेदार होगी। अब बात करते हैं जी भारतीय मजदूर संघ की, जेसीसी की। ये कल हो रही है 11 बजे। इसमें कई मांगे हैं, मांगे रखी गई हैं। संगठित क्षेत्र की भी है, असंगठित क्षेत्र की है, दैनिक वेतन भोगियों की भी है। कुल मिला के जो है इसमें 5 क्लॉजेज में 32 अलग अलग सूत्रीय मांगे हैं, 32 सूत्रीय मांग पत्र है। और जिस एजेंडा है जिसका चर्चा होनी है, इसमें एक तो है कि सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, मनरेगा एवं निजी उद्योगों तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कामगारों को मिनिमम 18,000 रुपए का वेतन दिया जाए। इसके अलावा जो है ये चाहते हैं कि उनको दैनिक वेतन भोगी कामगारों को प्रतिवर्ष 3% का जो वेतन वृद्धि का प्रावधान भी रखा जाए और सभी प्रकार के जो सरकारी अवकाश बाकियों को मिलते हैं वो इनको भी मिले। इसके अलावा आशा वर्कर्स को न्यूनतम मजदूरी प्रदान की जाए और आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं उनके सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति के लिए पूर्व बीजेपी सरकार ने जो 90% का कोटा रखा था उसको बहाल किया जाए। इसी तरह जो है ये आंगनवाड़ी सहायिकाओं को पंचायत के स्थान पर वृत्त स्तर पर रिक्त पदों पर जो है पदोन्नति देने के लिए भी कह रहे हैं। और सिलाई कटाई अध्यापकाएं जो है उनके जो कोटा है पंचायत सेक्रेटरी बनने का, उसको भी जो है ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जो अगली इनकी मांगे हैं उसमें इन्होंने जो है राज्य के कर्मचारियों की भी बात करी है। खासतौर से उसमें जो उन्होंने कहा है कि वही वेतनमान जल्दी में अभी 7th पे कमीशन जो है इसकी भी मांग रखेंगे। अभी 6th मिला है, 7th की रखेंगे। और मिड डे मील वर्करों के लिए भी न्यूनतम मजदूरी लागू करने के लिए कोई नीति बनाए जाने की उन्होंने बात करी है। और राजस्व अंशकालीन कर्मचारियों का पदनाम सहायक पटवारी करने की अधिसूचना जारी करवाने के लिए बात करेंगे। और जल शक्ति विभाग में स्नातक, वाटर वर्कर्स, क्लर्क, इन सब के मुद्दे जो है कि ये कल उठाएंगे बारी बारी से और देखते हैं कि कितने मुद्दे जो हैं वो सॉर्ट आउट होते हैं और कितने मुद्दे नहीं होते। इन्होंने निगमों बोर्डों के जो कर्मचारी हैं उनके लिए कहा है कि बीजेपी ने एक टाइम में कहा था जब उसकी सरकार थी और अधिसूचना भी जारी कर दी थी कि उनके कर्मचारियों के लिए जो है पेंशन इत्यादि के लाभ दिए जाएंगे, लेकिन वो मामला बीच में खटाई में पड़ गया। तो ये चाहते हैं कि उसको भी दोबारा से खोला जाए और मूल रूप से ये तभी होगा जब ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली होगी। तो इसको भी चाहते हैं। 4-9-14 हो गया। ये बाकी चीजें जो दूसरे कर्मचारी संगठनों ने रखी है इन्होंने भी रखी है। और ये कुल मिला के कल इनकी जो जेसीसी है, जो कर्मचारियों वाली जेसीसी अलग ही होती है हमेशा, इसको भी जो है कल बुलाया गया है। तो देखते हैं इसमें
कल क्या फैसला होता क्या नहीं। दूसरा, लगातार जो है आज आज भी मुख्यमंत्री से चर्चा हुई थी, हालांकि उन्होंने कोई उसका कोई खुलकर जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने 817 वाला जो मामला था, हमारे रिपोर्टर ने पूछा था उनसे, तो उन्होंने कहा कि जो 556 का मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, उसको देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन 817 वाले मामले में उन्होंने इतना कहा कि मामला हमारे ध्यान में है और उनकी जो 1867 पोस्टें हैं वो हमसे वो पहले भी कह चुके हैं, उसको लेकर जो है हमारे ध्यान में है कि जो भावनाएं हैं अभ्यर्थियों की वो उनके उनसे हम अवगत हैं और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर ही फैसला लिया जाएगा और काम किया जाएगा। तो ये 817 वाले जो 1867 पोस्टों की मांग कर रहे हैं, ये हम लगातार जो है आपकी जानकारी बताएं, लगातार हम सरकार के सामने रख रहे हैं और पूरी ईमानदारी से रखते हैं, ये आपको भी पता है। और जब जब मौका मिलता है हमें व्यक्तिगत रूप से भी, तो हम व्यक्तिगत रूप से भी रखते हैं। तो ये बार बार हम इस मांग को जो है, आपकी मांग को माननीय सरकार के पास, माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपका टाइपिंग टेस्ट चला हुआ है, जिन जिन का हो गया और उनके लिए भी शुभकामनाएं और जिनका होना है उनके लिए भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जी। क्लैरिफिकेशन देखिए, ये मैक्सिमम 817 वाले गिव क्लैरिफिकेशन ऑन JOIT 817 सीट्स। तो फिलहाल तो क्लैरिफिकेशन दी हुई है मुख्यमंत्री ने, लेकिन हम आपके साथ हैं और इस मामले पर लगातार हम भी जो है, जिस तरह से आप पूरी मुस्तैदी से हमारे साथ बने हुए हैं, हम भी आपके साथ बने रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का जुड़ाव के लिए। और कल सुबह फिर मुलाकात होगी 11 बजे, और कल देखते हैं कि ये जो मजदूरों वाली जो JCC है उसमें क्या फैसले होते हैं। एक और फैसला जो है कुछ अखबारों में या कुछ मीडिया में आप देख रहे होंगे रिटायरमेंट एज को लेकर, वो बेसिकली जो है वो पूरी सरकार की नहीं है। हेडिंग कुछ इस तरह से चल जाते हैं, लगता है सबकी बढ़ गई है। वो एक केंद्र प्रायोजित प्रोग्राम है और वर्ल्ड बैंक प्रायोजित प्रोग्राम है HPNRMS। उसके जो कर्मचारी हैं 500, उनकी जो रिटायरमेंट की एज है वो 58 से 60 करी गई है। शायद ये 500 के आसपास हैं। इसका पूरा नाम जो है हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समिति, HPNRMS इसको कहा जाता है। इसके जो 500 से अधिक कर्मचारी है वो 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे। इसको लेकर जो है पिछले साल जुलाई में इनकी जो कार्यकारी समिति की बैठक हुई थी, उसमें फैसला हुआ था। उसके बाद सचिवालय में भी इस संबंध में जो है 22 नवंबर को वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मंथन किया गया था और इस निर्णय को स्वीकृति दे दी गई थी और इनके आदेश हो गए। इससे जो मुख्य रूप से जो है 500 कर्मचारियों को जो है सबको लाभ मिलेगा और इन कर्मचारियों में एक बड़ा वर्ग जो है जायका परियोजना के तहत काम कर रहा है। इन कर्मचारियों को अब 2 साल का सेवा काल का जो है लाभ मिल जाएगा। ये 58 में रिटायर हो जाते थे, अब जो 60 में होंगे। तो जायका वालों को जो मेन लाभ है इसमें, और जो है बाकी डिपार्टमेंट्स में कोई इस तरह का जो है ऐलान नहीं है, क्योंकि होता है ना कि कार्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज बढ़ी, तो उस तरह से नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का जुड़ाव के लिए। अब किसी का कोई सवाल है तो उसको लिया जा सकता है, कोई पार्टिकुलर सवाल है तो उसको देखा जा सकता है जी। हाँ, 695 में भी आज एक अच्छी खबर नहीं है, शायद ऐसी सूचना है, अभी हमारे पास पूरा मामला नहीं आया, लेकिन ऐसी सूचना है कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट में अपना केस जो है 695 कोड वाले जो JEE लेफ्ट आउट थे, शायद ये 45 या 47 इनका नंबर है, वो अपना केस हार गए। लेकिन एक जो इनके पास रास्ता है वो वही है कि जो है मानवता के आधार पर अगर सरकार चाहे तो इनको जो है इनका समावेश किसी विभाग में कर सकती है, क्योंकि जो कोर्ट के ऑर्डर हैं वो तो एज इट इज जो है माननीय अदालत का फैसला जो है लागू करना होगा। जो उसमें लोग नई मेरिट में कोर्ट के आदेश के अनुसार आएंगे वही रहेंगे, लेकिन जो छूट जाएंगे उसके लिए सरकार जो है अपने स्तर पर कोई फैसला कर सकती है। और हम भी सरकार से आग्रह करते हैं कि इन लोगों ने 2-2 साल तक आपके यहाँ नौकरी करी है और बाद में ठीक है कोई लिटिगेशन में मामला चला गया, उस मामले में इनको जो है झटका लगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके यहाँ 2 साल से नौकरी कर रहे थे, 2 साल सरकार को दिए इन्होंने, तो सरकार अगर चाहे तो मानवता के आधार पर इन लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पोस्टें बहुत खाली पड़ी हैं। और बाकी जो जल रक्षकों का मुद्दा है, होमगार्ड्स का मुद्दा है, और वो जो 600 के लगभग TGT की भर्तियां रुकी हुई हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, भाषा अध्यापकों का मामला है, उसको फिर कल नए सिरे से उठाएंगे। हम मुद्दा कोई नहीं मरने देंगे। एक मुद्दा हमारे ध्यान में और भी है, लेकिन उसको लेकर दिक्कत है कि उसको लेकर कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा। जो कृषि विश्वविद्यालय में जो JOIT की पोस्टें भरी जानी थी, उसको लेकर जो हम बार बार पूछ रहे हैं कि आपकी परीक्षा होगी, आप उसका रिजल्ट क्यों नहीं निकाल, लेकिन कहीं से भी जो कोई जवाब नहीं आता। बस वो टोपी घुमाई जाती कि सारी उनसे पूछो, तो ये दिक्कत है जी। और जब टॉप पे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मैं नीचे पता करता हूँ, नीचे वाले कहते हैं ऊपर पता करो। तो इसको देखते हैं जी। पुलिस फॉर NHM, देखिए पुलिस वाले NHM वालों का भी समर्थन कर रहे हैं, तो NHM वालों को भी पुलिस का समर्थन करना चाहिए।
थैंक यू वेरी मच।